नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। ये बात तो हाल ही में आपने सुना होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एयर इंडिया से सेकेंड हैंड कंडीशन में A320 प्लेटफॉर्म्स को खरीदने का फैसला किया जा रहा है, जिनको बाद में मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट या टैंकर के तौर पर मॉडिफाई किया जाएगा। इसी बीच अभी एम्ब्रेर की तरफ से बताया जा रहा था कि वो अभी भारत के साथ अपनी C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं और वो इसे इंडियन एयरफोर्स को ऑफर करना चाहते हैं। इसके बारे में एरो इंडिया शो के दौरान भी कुछ खबर सामने आ चुका था कि वो इसको भारत को ऑफर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी फाइनली एम्ब्रेर डिफेंस के CEO की तरफ से बताया गया कि इसे वो अभी इंडियन एयरफोर्स को ऑफर करने के लिए बातचीत करना शुरू कर चुके हैं। उनका ये कहना है कि ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले करंट C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट की बराबरी का एयरक्राफ्ट है, यानी कि ओवरऑल टेक ऑफ कैपेबिलिटी के मामले में ये एयरक्राफ्ट C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट की बराबरी का एयरक्राफ्ट है। लेकिन इसके पास C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट के मुकाबले बेहतर रेंज मौजूद है, क्योंकि इसमें जेट पावर टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया था, जो कि काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट इंजन है। जबकि C-130J एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसमें प्रोपेलर का इस्तेमाल किया जाता है। अभी जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल 6 C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट को खरीदने की कोशिश किया जा रहा है, तो इसी बीच एम्ब्रेर का कहना है कि अगर भारत यहां पे एडिशनल C-130 एयरक्राफ्ट के बदले मिलेनियम एयरक्राफ्ट को खरीद लेगा या सिलेक्ट करेगा, तो ये भारत के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसको एम्ब्रेर की तरफ से पहले से ही भारत को मल्टी मिशन स्टैंडर्ड में मॉडिफाई करके डिलीवर किया जाएगा, जिस वजह से भारत चाहे तो इनको कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है या फिर चाहे तो इसको एरियल टैंकर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है, जो कि भारत की मल्टीपल नीड्स को अकेला ही पूरा कर सकता है। लेकिन फिलहाल इसके लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया कि वो आगे चल के इसको खरीदने के बारे में सोच भी रहे या फिर नहीं सोच रहे। अगला अपडेट टाटा की WHFE व्हीकल को लेकर 2 या 3 महीने पहले इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि अभी फाइनली टाटा की WHE व्हीकल को लिमिटेड नंबर में इंडियन आर्मी में शामिल किया जा रहा है। और अभी कल जब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से 76,000 करोड़ की डिफेंस डील को क्लियर किया गया था, तो उस दौरान फील्ड आर्मर फाइटिंग व्हीकल और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी इंडक्ट करने के लिए कुछ डील को क्लियर किए गए थे। अभी पता चला कि इसके अंदर अभी टाटा की WHFE व्हीकल को इंडियन आर्मी में इंडक्ट करने का फैसला किया जा रहा है। साथ ही टाटा की WHFE व्हीकल के ऊपर अभी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने का फैसला किया जा रहा है, जो कि एक डिफेंसिव वेपन के तौर पर काम करने वाला, यानी कि WHFE व्हीकल्स को जब ट्रूप्स कैरियर के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो उस दौरान अगर उस पर कहीं से टैंक या दुश्मन की आर्मर्ड यूनिट की तरफ से हमला किया गया, तो वैसे कंडीशन में हम उनके ऊपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से स्ट्राइक कर सकते हैं। अभी अप्रैल में ही इंडियन आर्मी को लिमिटेड नंबर में इन व्हीकल को डिलीवर किया गया था, जो कि इसके नॉर्मल वेरिएंट थे, लेकिन अभी WHFE व्हीकल को बेस करके एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कैरियर को डेवलप करने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम और व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिश जॉइंटली काम करने वाले हैं। इसमें WHFE व्हीकल के ऊपर एक रिमोट कंट्रोल स्टेशन को प्लेस किया जाएगा और इस वजह से आर्मर प्रोटेक्शन से बाहर आए बिना ही या एक्सपोज हुए बिना ही हम लोग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर कर पाएंगे। इसके अलावा अभी इसमें एडिशनल आर्मर को भी इंस्टॉल करने की बात किया जा रहा है और इसकी सेम चेसिस को बेस करके एक लाइट टैंक को भी डेवलप करने के बारे में विचार किया जा रहा है, जिसमें एक 105 mm की मेन गन को इंस्टॉल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी इसको बेस करके एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कैरियर को सबसे पहले डेवलप किया जा सकता है और ये बात लगभग कंफर्म हो चुका है। अगला अपडेट एलियन किलर एयरक्राफ्ट को लेकर, जिसे आप सब इंटरगैलेक्टिक फाइटर जेट के नाम से जानते होंगे। ये वही जहाज है जिसने एवेंजर एंड गेम में जाके टोनी स्टार्क को वापस लेके आया था। इसकी स्पीड इतनी है कि इसे कोई दुश्मन का एयरक्राफ्ट तो क्या, एलियन के शिप भी पकड़ नहीं पाते और रडार इस एयरक्राफ्ट को नहीं पकड़ता, बल्कि उल्टा एयरक्राफ्ट रडार को पकड़ता है। तो आज हम उसी एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें बैठ कर ही पायलट कर सकते हैं और ये एक स्पेशल फैसिलिटी है जो कि आपको दुनिया के किसी भी और एयरक्राफ्ट में देखने को नहीं मिलने वाला। फिलहाल आप सब हमारे पाकिस्तानी बंधुओं से सुनते आ रहे होंगे कि GF-17 को पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि तेजस को खुद इंडियन एयरफोर्स भी अपने फोर्स में शामिल नहीं कर रही। अभी नकल के दुश्मनों की करंट अफेयर इतनी कमजोर है कि इनको करंट अफेयर में
माइनस में नंबर आने वाले हैं, क्योंकि इनको आज भी लगता है कि तेजस को इंडियन एयरफोर्स में शामिल नहीं किया जा रहा, जबकि ऑलमोस्ट 2 स्क्वाड्रन तेजस अभी ऑपरेशनल हो चुके हैं। इसके बाद अगर JF-17 की बात करें, जिसे ये लोग एक्सपोर्ट करके खुद पर गर्व करते हैं, तो इनको पहले तो एक चीज समझ में नहीं आती है, और वो ये है कि अगर JF-17 पाकिस्तान का इंडिजिनस फाइटर जेट होता तो इसे खरीदने वाले जो भी देश होते हैं या जो भी इसको खरीदना चाहते हैं, वो सबसे पहले चाइना के साथ बातचीत क्यों करते हैं, और जो भी नेगोशिएशन होता है या टेस्टिंग वगैरह होती है वो सभी के सभी चाइना डिसाइड करता है। तो ये पाकिस्तान का इंडिजिनस फाइटर कैसे हो सकता है, जबकि जो लोग तेजस को खरीदना चाहते हैं उनको सीधे तौर पर भारत के साथ ही बातचीत करना पड़ता है। अभी अगर हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी JF-17 एक्सपोर्ट ऑर्डर की बात करें तो उसको म्यांमार की तरफ से किया गया था, और म्यांमार की तरफ से लगभग 16 JF-17 को खरीदा गया था, और 2018 के आसपास म्यांमार को इन जेट को डिलीवर कर दिया गया था। लेकिन बस 4 साल के बाद ही इन सभी फाइटर जेट में मल्टीपल इश्यूज सामने आ रहे हैं, जिस वजह से म्यांमार की तरफ से अभी अपनी लगभग एंटायर JF-17 फ्लीट को ग्राउंडेड कंडीशन में रखा जा रहा है। और म्यांमार की तरफ से बताया गया कि JF-17 की बॉडी में, इसकी इंजन में और इसकी एविनिक्स और यहाँ तक कि इसके रडार में काफ़ी प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं, और ऊपर से म्यांमार को सही सपोर्ट और स्पेयर पार्ट ना मिलने की वजह से वो उसको मजबूरन अभी ग्राउंडेड कंडीशन में रख रहे हैं। अब ये बात बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना अगर थनौस को इस बात का पता चल गया कि JF-17 को अभी ग्राउंडेड किया जा रहा है तो वो दोबारा धरती पर हमला करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को अपने तक ही रखिएगा और किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, और लाइक और कमेंट तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो थनौस वापस आ जाएगा। अगला अपडेट ड्रोन्स को लेके। आप सब जानते हैं कि ड्रोन्स अभी भारत के लिए एक मेजर सिक्योरिटी चैलेंज को क्रिएट कर रहे हैं, और मेनली चाइनीज ऑरिजिन एग्रीकल्चर ड्रोन, जिनको पाकिस्तान की तरफ से इलीगल ड्रग्स और वेपन जैसे सिस्टम को पाकिस्तान से भारत लाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अभी हाल ही में ऐसे एक ड्रोन को पकड़ा गया था जिसे फॉरेंसिक जांच करने के लिए भेजा गया था, और अभी फॉरेंसिक जांच कंप्लीट होने के बाद जो रिपोर्ट सामने आया था वो रिपोर्ट चौंकाने वाला था, क्योंकि इस दौरान जो ड्रोन्स बरामद किए गए थे ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का ड्रोन था। यानी कि जब इस ड्रोन की फ्लाइट पाथ को ट्रेस किया गया तो पता चला कि इसे भारत से सबसे पहले पाकिस्तान भेजा गया था, और वहां से इसमें ड्रग्स वगैरह लोड करने के बाद इसको भारत लाया गया था। अब ज्यादातर जो ड्रग्स वाले मामले होते हैं वो सभी के सभी पंजाब सेक्टर में होते रहते हैं, और ज्यादातर टाइम जो ड्रोन ऑपरेटर होते हैं वो अमृतसर रीजन से ऑपरेट करते हैं। अब हो सकता है ये लोग हिंदुस्तानी होंगे या फिर हो सकता है ये लोग पाकिस्तानी होंगे, जो कि इलीगली भारत में रहकर ये सब काम कर रहे होंगे। अगला अपडेट अग्नि 4 मिसाइल को लेके। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि भारत की तरफ से 6 और 7 तारीख को बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक नोतम वार्निंग को इशू किया गया था, और इस दौरान कौन से मिसाइल की टेस्ट होने वाली थी इसको लेके काइंड ऑफ सीक्रेट रखा गया था। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि इस दौरान अग्नि 4 प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली थी। अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक कल शाम को डीआरडीओ की तरफ से अग्नि 4 मिसाइल का एक सफल परीक्षण को कंडक्ट किया गया था। इस टेस्ट को अब्दुल कलाम आइलैंड से कंडक्ट किया गया था। वैसे ऑफिशियल प्रेस रिलीज में इस दौरान कोई खास अपडेट होने के बारे में नहीं बताया गया है, और बताया गया कि बस एक रूटीन टेस्ट था जिसमें हमारी अग्नि 4 मिसाइल की परफॉर्मेंस को चेक किया जा रहा था, और इस दौरान सभी पैरामीटर को बिल्कुल नॉर्मल और टेक्स्ट बुक के हिसाब से पाया गया था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।